गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी। तो अगस्त का सर हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे थे ना। अगस्त में कल की क्लास में आई थिंक 12 क्वेश्चंस हो गए थे। तो उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे बट आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक बार पिछले कुछ क्वेश्चंस हैं रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? नहीं, ये नहीं आज होता ये तो। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन बताइए, अमृत वृक्ष आंदोलन किस स्टेट का है? अमृत वृक्ष आंदोलन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आसाम या मध्य प्रदेश? हाँ जी, कल पढ़ा था। बिल्कुल, किसका था सर ये? आसाम का था। बिल्कुल सही बात है, आसाम का था। 12 क्वेश्चंस कर लिए थे। स्टडी इन इंडिया, ये तो सर कल भी आसान था। एजुकेशन मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। लास्ट क्वेश्चन कल हम लोगों ने ये देखा था, विवाद से विश्वास टू, ये आफ्टर आर्बिट्रल अवार्ड जो एक स्कीम बनाई है इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कराने के लिए या सेटल कराने के लिए, तो ये किसका था? फाइनेंस मिनिस्ट्री का था, ठीक है? तो पिछले क्लास में सर हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके थे। इसके आगे का आज हम कंटिन्यू करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 13। उल्लास ऐप में भी हम लोगों ने दीक्षा पोर्टल का नाम सुना था। तो ये दीक्षा पोर्टल फिर से न्यूज में है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी एक कंपनी को सिलेक्ट किया है टू मॉडर्नाइज द दीक्षा प्लेटफॉर्म। दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, तो दीक्षा प्लेटफॉर्म को अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने सिलेक्ट करा है। तो कौन सी, सॉरी, दीक्षा पोर्टल को मॉडर्नाइज करने के लिए कौन सी कंपनी को सिलेक्ट करा है आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री में? इसमें अभी हम लोग बात करेंगे कि ये दीक्षा पोर्टल है क्या, ठीक है? वो जानना आपके लिए जरूरी है दीक्षा पोर्टल के बारे में, ठीक है? बताइए जरा इसका करेक्ट आंसर। हाँ जी, किस कंपनी को सिलेक्ट करा है? ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को सिलेक्ट करा है इस क्या कहते हैं प्रोग्राम को, इस पोर्टल को मॉडर्नाइज करने के लिए। देखो, दीक्षा पोर्टल ये क्या है सर? एक वेबसाइट है, ठीक है? दीक्षा.gov.in ये एक वेबसाइट है जहां पर गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, सारे लेक्चर्स और स्टडी मटेरियल अपलोड कर रखा है, ठीक है? जैसे अगर ये, वैसे कोरोना के टाइम पे ये पोर्टल आपका न्यूज में आया था, क्योंकि कोरोना के टाइम पे बच्चे घर पर बैठ रहे थे, स्कूल नहीं जा पा रहे थे, एजुकेशन लॉस हो रहा था, ठीक है? तो ऑनलाइन उनको एजुकेशन देने के लिए, या ऐसे बच्चे जो एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां से उनको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, ठीक है? रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर गवर्नमेंट ने अपलोड कर रखे हैं। जैसे इंजीनियरिंग के लिए इसी तरह का एमएचआरडी का पहले इनिशिएटिव था एनपीटीईएल, वहां पर इंजीनियरिंग के सारे लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके अपलोड करा गया था। इसी तरह का एक ये पोर्टल है, स्कूल के जितने भी क्लासेस होते हैं उनका स्टडी मटेरियल या इस पोर्टल पे अपलोड होता जा रहा है। अभी इस पे काम चल रहा है, ठीक है? और भी मटेरियल इस पे अपलोड होते जा रहे हैं। तो मटेरियल अपलोड करने के लिए सर हमें क्लाउड सर्विस इंप्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी डेटा है वो तो सर एक क्लाउड में स्टोर होता है। तो क्लाउड कंपनीज को इसीलिए अप्रोच किया गया है ताकि जो भी डेटा अपलोड किया जाएगा उसको एक्सेस करने में आसानी रहे, ठीक है? तो ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को इसीलिए गवर्नमेंट ने चुना है, ठीक है?
तो ये एक इनिशिएटिव इन द डोमेन ऑफ डिजिटल लर्निंग बाय द एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एंड द एमएचआरडी। अब एमएचआरडी पहले नाम होता था, अब इसका नाम होके क्या हो गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री। 2017 में ये आपका नेशनल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। रिसेंटली राजमार्ग यात्रा ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, राजमार्ग किसे कहते हैं, नेशनल हाईवे। ठीक है, नेशनल हाईवे से रिलेटेड ये ऐप है, तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है, NHAI, CPWD या नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड या BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पे कहीं बॉर्डर से रिलेटेड तो है नहीं, तो BRO तो सर नहीं हो सकता आंसर। ठीक है, ये राजमार्ग से रिलेटेड है, तो तुक्का अगर लगाओगे तो आप क्या लगाओगे सर, NHAI लगाओगे। बिल्कुल सही बात। तो ये ऐप सर बनाई क्यों गई है, राजमार्ग यात्रा ऐप? इस ऐप को बनाने का पर्पज है कि मान लो आप किसी हाईवे पे चल रहे हो, जैसे मान लो आप नेशनल हाईवे 19 पे चल रहे हो, जो आपका आगरा से कैलकाटा तक जाता है। ठीक है, आप नेशनल हाईवे 19 पे चल रहे हो, वहां पर उस हाईवे पर कहाँ कहाँ पर आपको पेट्रोल पंप के स्टेशन मिलेंगे, या आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ कहाँ पर मिलेंगे, कहाँ कहाँ पर कैफेज हैं, टूल प्लाजाज हैं, तो वो सारी जानकारी आपको कौन देगा, वो ऐप प्रोवाइड करेगी। उस हाईवे पे किसी तरह का कोई चेंज है, उस हाईवे पर क्या वेदर चल रहा है, क्या कंडीशंस हैं, अगर कोई ट्रैफिक है आगे तो कहाँ तक ट्रैफिक है, ठीक है, और उस हाईवे की स्पीड लिमिट कितनी है, तो ये सारी डिटेल, एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल आपको कौन प्रोवाइड करेगा, ये ऐप प्रोवाइड करेगी। वन स्टॉप रिपोजिटरी ऑफ एसेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर नेशनल हाईवे यूजर्स, रियल टाइम वेदर कंडीशंस, ठीक है, टाइमली ब्रॉडकास्ट नोटिफिकेशंस, nearby toll plazas, petrol pumps, hospitals, hotels, and other essential services that ensure a seamless and safe journey on national highways। उसके लिए NHAI ने ये राजमार्ग यात्रा ऐप लॉन्च करी। ठीक है, तो नेशनल हाईवे पे ट्रैवल करने के लिए ये काफी मतलब अच्छी है ऐप आपका साबित होने वाली है। फास्टैग सर्विसेज भी इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। ठीक है, आप मतलब कोई आपका जो भी गाड़ी का फास्टैग है उसका रिचार्ज वगैरह भी डायरेक्ट इस ऐप के थ्रू आप कर पाओगे। ठीक है सर, इनबिल्ट कंप्लेंट रिड्रेसल भी है कि मान लो अगर आपको हाईवे में कोई दिक्कत हो रही है ना, तो हाईवे पे आपको लग रहा है कि ये हाईवे यहाँ पर टूटा हुआ है या इस हाईवे का मिसयूज हो रहा है, या हाईवे से रिलेटेड जो भी कंप्लेन है वो आप यहाँ कंप्लेन डाल सकते हो, और विद इन टाइम आपकी कंप्लेन सुनी भी जाएगी ट्रांसपेरेंसी के साथ। चलिए, तो ये थी सर आपकी राजमार्ग यात्रा। क्लियर है सर? तो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 इसमें कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी सर, यहाँ तक चीजें क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। Recently, Ministry of Finance has approved the upgradation of which of the following companies to the category of Maharatna? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया है अपग्रेडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज टू द कैटेगरी ऑफ महारत्ना। ONGC विदेश लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, या BSNL या RTCIL। महारत्ना क्या है सर? ये एक स्टेटस है कंपनी का। जैसे 3 कैटेगरीज होती हैं महारत्ना, जो भी पब्लिक कंपनी, सरकारी कंपनीज की 3 स्टेटस होते हैं, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉफिट, जिस लेवल तक का वो प्रॉफिट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली उन्हें महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना में कैटेगराइज किया जाता है। तो जो सबसे टॉप क्वालिटी की होती है वो होती है महारत्ना। तो जितना आप ऊपर जाओगे, मतलब मिनी, देन नवरत्ना, देन महारत्ना, उतना ही आपको क्या कहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स मिलेंगे, उतना ही आपको ऑटोनॉमी मिलेगी काम करने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस आपका उतना ही कम हो जाएगा। तो अभी रिसेंटली ये स्टेटस किसको मिला है? ऑयल इंडिया लिमिटेड को मिला है। ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। अभी इससे कुछ टाइम पहले इसी की एक सब्सिडरी थी नुमालीगढ़ ऑयल रिफाइनरी, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है,
इट विल बी द 13th महारत्ना अमंग द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। जो पब्लिक कंपनीज उन्हें हम क्या कहते हैं, सीपीएसई, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आती है। एनुअल टर्नओवर इसका कितना है, 41,000 करोड़ है, और पिछली साल का इसका जो प्रॉफिट है वो 9,850 करोड़, इतना इसका प्रॉफिट है। अभी तक ये 13th कंपनी थी जो महारत्ना की कैटेगरी में आई है। उससे पहले जो 12 कंपनीज हैं जो महारत्ना में, वो कौन कौन सी है, बीएचईएल है, बीपीसीएल है, ठीक है, कोल है, गेल है, एचपीसीएल है, आईओसीएल है, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी है, ओएनजीसी है। सबसे ज्यादा अगर कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी प्रॉफिट सरकार को देती है तो दैट इज ओएनजीसी। फिर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, पीजीसीआईएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, और आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, तो ये 12 कंपनीज आपका ऑलरेडी महारत्ना की लिस्ट में है, और इसमें 13th कंपनी जो ऐड हो गई है तो दैट इज योर ऑयल इंडिया लिमिटेड। महारत्ना का पर्पस क्या है, इट एम्ड एट गिविंग इनहेंस पावर्स टू द बोर्ड्स ऑफ आइडेंटिफाइड लार्ज साइज सीपीएसईज सो एज टू फैसिलिटेट द एक्सपेंशन ऑफ देयर ऑपरेशंस बोथ इन डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल मार्केट। तो अब इनको ज्यादा पावर दी जाएगी, ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी, तो ये अपना और ज्यादा जो एक्सपेंशन है ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट्स में कर पाएंगे। ठीक है, महारत्ना स्टेटस पाने के लिए जो कंपनी का एवरेज टर्नओवर कितना होना चाहिए, वो 25,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, एवरेज एनुअल नेटवर्थ 15,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, और पिछले 3 सालों का अगर प्रॉफिट देखा जाए तो एवरेज निकाला जाए उसका, तो एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 5,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ लिया दैट इज मोर देन एनफ। इसमें आपको ये ध्यान रखना कि इट इज द 13 महारत्ना, और अगर ये 12 कंपनीज के नाम याद रह पाए तो बढ़िया है। जैसे बड़े बड़े नाम ही है सब, बीएचईएल है, बीपीसीएल है, कोल है, गेल है ना, एचपी है, फिर आपका आईओसीएल है, एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, पावर फाइनेंस है, पीजीसीआईएल है, ठीक है, आरईसी है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, सेल है। तो ये जनरली ये वही कंपनीज है जिनके नाम आप न्यूज में सुनते रहते हो। ठीक है, तो ये 12 कंपनीज आपका किसका पार्ट है, महारत्ना का पार्ट है। ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है? फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, recently a bill has been introduced in the Lok Sabha to include Gadda Brahman, Koli, Padari tribe and Pahari ethnic group in the scheduled tribe list from which of the following state UTs? इनमें से किसी स्टेट या यूटी में ये 4 कम्युनिटीज को एसटी लिस्ट में ऐड किया जा रहा है, तो वो कौन सा स्टेट या यूटी है? लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या जम्मू एंड कश्मीर? हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट आंसर क्या है? तो ये 4 कम्युनिटीज किस स्टेट या यूटी की शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में आने वाली हैं? इसके लिए लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है। हाँ जी, करेक्ट आंसर इज योर जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये कहाँ का है सर? जम्मू एंड कश्मीर का है। तभी जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023 इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में। तो इससे पहले का जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर 1989 था, ठीक है, इसको अमेंड करके, ठीक है, अब इसको अमेंड करके
जो आपका जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक सेपरेट लिस्ट बनाई जाएगी, लद्दाख के लिए सेपरेट लिस्ट बनाई जाएगी, और जम्मू एंड कश्मीर में कुछ और कम्युनिटीज हैं जिनको ऐड करा जा रहा है, जिसमें आपका गद्दा ब्राह्मण है, कोली है, पदारी ट्राइब है, और आपका पहाड़ी एथनिक ग्रुप शामिल है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के ये एक अमेंडमेंट के थ्रू पास किया जाता है। इसका प्रोसीजर क्या है? किसी भी कम्युनिटी को अगर एसटी लिस्ट में ऐड करना है तो क्या प्रोसीजर है? तो इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रिकमेंडेशन देती है इसके लिए। ठीक है, फिर वो रिकमेंडेशन कहाँ पहुंचती है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के पास, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसके पास पहुंचती है। फिर सेंट्रल वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की इवेल्युएशन के बाद रिकमेंडेशन भेजी जाती है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास भेजी जाती है। सारी डिटेल हमारे देश की, मतलब ये सारी जानकारी कौन रखता है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद ये रिकमेंडेशन जाती है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इनका अप्रूवल लेना होता है। फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जब अप्रूवल दे देता है, फिर ये डिटेल भेज दी जाती है कैबिनेट के पास। ठीक है, फिर कैबिनेट जब फाइनल कर देता है, फिर ये कहाँ भेजता है? प्रेसिडेंट ऑफिस के पास भेजता है। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 352 के तहत किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में डालने की जो पावर है वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, तो कैबिनेट फाइनल डिसीजन के बाद वो लिस्ट कहाँ भेजता है? प्रेसिडेंट ऑफिस के पास भेजता है। ठीक है, फिर फिर उसके बाद एक बिल लाया जाता है। ठीक है, जैसे ये बिल लाया गया तो एक बिल लाया जाता है, उस बिल को आपका पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा से पास कराया जाता है, फिर उस पर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं। तो प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद वो जो कम्युनिटी है एसटी लिस्ट में ऐड हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए काफी एक लंबा प्रोसीजर है। स्टेट गवर्नमेंट से पास होती है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, रजिस्ट्रार जनरल, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, फिर कैबिनेट। फिर कैबिनेट एक बिल बना के लाएगी, उस बिल पे जब प्रेसिडेंट साइन कर देंगे तब जाके वो एसटी जो कम्युनिटी है उस एसटी लिस्ट में ऐड हो पाएगी। ठीक है सर, तो एक लंबा प्रोसीजर है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है तो फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर बताइए। हाँ जी सर, इसका आंसर क्या होगा? Which of the following states has announced to set up National Center of Excellence for Badminton at the Amin Gaon Indoor Stadium? बताइए सर। Which of the following states has announced to set up National Center of Excellence? बिल्कुल सर, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? आसाम में बनाया जा रहा है। ठीक है, आसाम गवर्नमेंट विल बी साइनिंग अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे एमओयू कहते हैं, विद बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया टू सेट अप नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बैडमिंटन इन द स्टेट। ठीक है, तो अमीन गांव इंडोर स्टेडियम में ये सेंटर आपका सेटअप किया जाएगा। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हाईली एक्सपीरियंस नेशनल एंड इंटरनेशनल कोचेज होंगे एंड टॉप क्लास सपोर्ट फैसिलिटी। ठीक है, Operation and management will be handled by the Sports and Youth Welfare Department, Assam. ठीक है, while the technical part will be handled by the Badminton Association of India. तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और आसाम गवर्नमेंट मिलके इस काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। Recently, India has won its first ever gold medal in the compound women's team category of the World Archery Championship 2023. It was held in which of the following countries? बताइए सर।
आप लोगों में से आज किसी का फर्स्ट क्लास है क्या? Recently, India has won its first ever gold medal in the compound women's team category of the World Archery Championship 2023. It was held in which of the following countries? बताइए सर। तो अभी ये इवेंट हुआ था बर्लिन में। बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी, ठीक है। Indian women's compound team clinched the gold medal by defeating Mexico in the final. कौन कौन इन्वॉल्व था? ज्योति सुरेखा, वैनम, अदिति गोपीचंद स्वामी और परनीत कौर became the first Indian women's compound team to win the world title, ठीक है। ये इवेंट किसने ऑर्गेनाइज किया था? वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन, ठीक है। बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर था जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल हमें पता है, बर्लिन। Moving to the next question, question number 19. Recently, Indian Air Force has received the air-launched Spike non-line of sight anti-tank guided missiles from which of the following countries? Israel, Russia, USA, France. बताइए सर। IAF has received the air-launched Spike long line of sight anti-tank guided missiles. ठीक है। ऑब्वियसली बात है, नाम से समझ में आ रहा है कि ये टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए मिसाइल्स हैं, ठीक है। इनका जो स्पेशलिटी है, स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट इन्हें कहते हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। ये अभी हमने रिसीव करे हैं, किस कंट्री से रिसीव करे हैं बताइए सर। इजराइल से, रशिया से, यूएसए से या फिर फ्रांस से? करेक्ट आंसर क्या है सर? करेक्ट आंसर इज इजराइल, ठीक है। कहां से लिया हमने? इजराइल से लिया। स्पाइक 9 नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अच्छा, इजराइल की कैपिटल बताइएगा मेरे को कमेंट में। तो इस मिसाइल की अगर आप बात करें तो ये फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक एंड एंटी पर्सनल मिसाइल है। मतलब इसको कोई पर्सन भी चला सकता है और बिना किसी पर्सन के भी आप इसको चला सकते हो, ठीक है। रफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने डेवलप किया, ये इजराइल की कंपनी है, ठीक है। मेन पोर्टेबल व्हीकल लॉन्च हेलीकॉप्टर लॉन्च वेरिएंट से, मतलब एक इंसान भी से चला सकता है, किसी व्हीकल से भी चला सकते हो, हेलीकॉप्टर से भी चला सकते हो। इजराइल और अदर 38 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया यहाँ की फोर्सेस इसको यूज करती हैं, ठीक है। 30 किलोमीटर तक की रेंज का इसका टारगेट है, वहां से ये आपका हिट कर सकता है। जेरूसलम इज नॉट द कैपिटल ऑफ इजराइल, इट इज टेल अवीव, ठीक है। मुझे मालूम था लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर इज टेल अवीव। इंडियन गवर्नमेंट जो कैपिटल मानेगी हम भी वही मानेंगे। तो अभी भारत सरकार के हिसाब से इजराइल की कैपिटल इज टेल अवीव। जेरूसलम इज मतलब डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन, ठीक है। तो अभी वहां की जो इजराइल की कैपिटल है वो टेल अवीव चल रही है और पैलेस्टीन की रमल्ला नाम से है, ठीक है। तो हमारी जो एम्बेसी है वो भी कहाँ है? टेल अवीव में। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। रिसेंटली द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ सक्सेसफुल कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ द हिमालयन वल्चर जिप्स हिमालयंसिस, जिप्स हिमालयंसिस in India has been recorded in which of the following states? तो जिप्स हिमालयंसिस एक तरीके के क्या है? हिमालयन वल्चर, ठीक है। तो इसको मतलब साइंटिस्ट ने एक जगह इसको रोक के इसकी ब्रीडिंग, सक्सेसफुल ब्रीडिंग कराई इंडिया में, ठीक है। तो ये पहली बार पॉसिबल हो पाया है, ठीक है।
तो करेक्ट आंसर बताना है। तो first instance of successful captive breeding of the Himalayan vulture in India has been recorded in which of the following states? हरियाणा, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? हाँ जी सर। तो ये जो हिमालयन वल्चर है सर, अरुणाचल प्रदेश में नहीं, ये आपके कहाँ पर हुआ है? आसाम में हुआ। आसाम का जो स्टेट जू है गुवाहाटी में, वहां पर इस जो हिमालयन वल्चर की ब्रीडिंग करवाई गई है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ठीक है। और साथ ही साथ यूनियन मिनिस्ट्री ने डिसीजन लिया है कि वो जो कीटोप्रोफिन है और एसिक्लोफेनेक है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग और सेल पे क्या लगाते हैं? बैन लगाते हैं। जो भारत सरकार है उसने कीटोप्रोफिन और एसिक्लोफेनेक इन पर बैन लगा दिया। देखो ये कीटोप्रोफिन और आपका एसिक्लोफेनेक ये ऐसे ड्रग्स हैं जो हम किसी मान लो कोई इंसान या कोई जानवर इसको जब कंज्यूम करता है, जनरली ये जानवर को दिए जाते हैं, तो कोई इंसान या जानवर इनको अगर कंज्यूम करता है, ठीक है, तो उससे दिक्कत क्या होती है? उसके कंजम्पशन के बाद जब ये वल्चर उसको खाते हैं तो वो ड्रग उस वल्चर तक पहुंच जाते हैं और ये वल्चर को बहुत डैमेज करते हैं। तो कीटोप्रोफिन और ये एसिक्लोफेनेक ये आपके वल्चर के दुश्मन है एक तरीके के। ठीक है। तो इनको बैन करने से पर्पस क्या सॉल्व होगा? वल्चर की जो घटती आबादी है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। वल्चर्स की भी आबादी घटती जा रही है, ये भी एक दिक्कत की बात है। आईयूसीएन के हिसाब से इनका जो स्टेटस है नियर थ्रेटन्ड है। ठीक है। और साइट्स के हिसाब से ये अपेंडिक्स 2 में आते हैं। ठीक है। साइट्स क्या होता है? ये कन्वेंशन है जो आपका बनाया गया है इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं प्लांट्स की और एनिमल्स की, उनके ट्रेड को ये रेगुलेट करता है। या कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो बहुत ही मतलब एक्सटिंक्ट होने वाले, तो उनके ट्रेड को ये बैन भी करता है। ठीक है। तो उसके लिए कन्वेंशन बनाया गया है। बाकी इसकी डिटेल अगर आपको चाहिए तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी के आप यूट्यूब चैनल पे चले आना, साइट्स सर्च कर लेना। ठीक है। तो साइट्स क्या है, सारी डिटेल आपको उस लेक्चर में मिल जाएगी। ठीक है। Himalayan vulture is one of the largest old world vulture species, boasting an impressive wingspan and formidable presence. ठीक है। तो इस तरह के ब्लैक एंड ब्राउन के शेड्स में ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। Recently, Pakistan has approved the signing of Communication Interoperability and Security Memorandum of Agreement with which of the following countries? देखो कुछ एग्रीमेंट्स है जो यूएसए अदर कंट्रीज के साथ साइन करता है, जैसे आपका लेमुआ है, बेका है ना, कॉमकासा है। इसी तरह से एक है सिस्मोआ, जिसे शॉर्ट में कहते हैं सिस्मोआ। फुल फॉर्म की बात करें तो कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो ये किस कंट्री के साथ खरीदा है? वो किस कंट्री के साथ आपका अमेरिका ने साइन किया? रशिया, चाइना, यूएसए या ईरान? सॉरी, पाकिस्तान ने साइन किया है किस कंट्री के साथ? रशिया, चाइना, यूएसए या ईरान? तो ये सर आपका जो यूएसए का एग्रीमेंट है। ठीक है। यूएसए के कुछ 4 फंडामेंटल एग्रीमेंट चलते हैं। लिमुआ है, बेका है ना, कॉमकासा है और एक सिस्मुआ है। तो सिस्मुआ साइन किया है पाकिस्तान के साथ यूएसए ने। सिस्मुआ कब साइन करता है यूएसए? जब उसे कुछ सेंसिटिव वेपन्स किसी कंट्री को बेचने होते हैं। ठीक है। यूएसए ये एग्रीमेंट तब साइन करता है जो अपने अलाइज, जो उसके खास दोस्त होते हैं, उन्हीं के साथ ये साइन करता है, जिसके साथ वो क्लोज मिलिट्री और डिफेंस टाइज मेंटेन करना चाहता है। यानी कुछ ऐसे डिफेंस वेपन जो वो हर कंट्री को नहीं बेचते हैं, सिर्फ सिलेक्टेड कंट्रीज को बेचते हैं, तो उसके लिए वो ये एग्रीमेंट साइन करते हैं। ठीक है। तो अगर अब सिस्मोआ साइन किया है तो यानी वो जो आपका कुछ सेंसिटिव वेपन्स हैं जो अमेरिका हर कंट्री को नहीं बेचता है, वो पाकिस्तान को भी बेचेगा। अब ऑब्वियसली बात है ये एज मतलब अपने इंडिया के सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से अच्छी खबर नहीं है। और दूसरा फिर ये यूएसए की भी हिपोक्रेसी दिखाता है कि एक तरफ से तो वो मतलब पाकिस्तान को इतना भला बुरा कहेंगे, लेकिन दूसरी साइड से बैक एंड से वो उनका सपोर्ट भी करते हैं, बैक एंड से उनको फाइनेंशियली एड भी करते हैं और उनको वेपन्स भी सप्लाई करते हैं। ठीक है। तो ये सिस्मोआ का जो एग्रीमेंट है ये इस बात का प्रूफ है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। Recently, Union government has launched digital crop survey in how many states on a pilot basis from Kharif season 2023?
यूनियन गवर्नमेंट ने भी एक डिजिटल क्रॉप सर्वे लॉन्च किया है, कितने स्टेट्स में, ऑन अ पायलट बेसिस फ्रॉम खरीफ सीजन 2023। करेक्ट आंसर इज, सॉरी 10 नहीं, 12। ठीक, 12 स्टेट्स के साथ अभी लॉन्च किया ये एज ए पायलट मैप। ठीक है, देखो अब सैटेलाइट्स वगैरह से यूज करके, रिमोट सेंसर से यूज करके, इमेजेस यूज करके गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्रॉप्स का, खरीफ क्रॉप्स का डेटा कलेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये 12 स्टेट्स में एज ए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तो इसको हम कह रहे हैं डिजिटल क्रॉप सर्वे। डिजिटल क्यों, क्योंकि ये मैनुअली जा जाके नहीं किया जाएगा, इसमें रिमोट सेंसिंग इमेजेस को को यूज करके सरकार ये डेटा इकट्ठा करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद वो अपने आंकड़े बनाएगी कि कहाँ पर कैसे क्या फसल हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट आगे की पॉलिसीज बनाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज नोटिफाइड द क्रिएशन ऑफ अ न्यू कैटेगरी ऑफ आयुष वीजा फॉर फॉरेन नेशनल्स। अभी एक नया कैटेगरी का वीजा लॉन्च किया है भारत सरकार ने, जिसे कह रहे हैं आयुष वीजा। तो इसका क्रिएशन कौन सी मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है? होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री या आयुष मिनिस्ट्री? अब देखो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का तो इससे कोई लेना देना है नहीं, हेल्थ मिनिस्ट्री हो सकता है क्योंकि आयुष से रिलेटेड है, लेकिन आयुष मिनिस्ट्री अलग से हमारे पास, तो आयुष से रिलेटेड सारे काम हेल्थ मिनिस्ट्री क्यों करेगी? एक सर, लेकिन बात तो आयुष हो कुछ भी हो, बात तो वीजा देने की हो रही है ना, तो वीजा तो कौन देखता है? वीजा का सारा मैटर होम मिनिस्ट्री या फॉरेन मिनिस्ट्री। ठीक है, लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री ऑप्शन में नहीं है, तो या तो होम या आयुष, इनमें से कोई एक हो सकता है, और करेक्ट आंसर इज होम अफेयर्स मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये आपका वीजा वाला जो प्रोसेस है किसने नोटिफाई किया? होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया। ठीक है, ये किसके लिए? फॉरेन नेशनल्स के लिए बनाया गया है। Those are looking to receive medical treatment in India through traditional Indian system of medicine। देखो जब आप किसी कंट्री विजिट करते हो तो उनको रीजन बताते हो किस वजह से आ रहे हो। जैसे अगर आप बोलोगे टूरिज्म के लिए तो वो टूरिस्ट वीजा देंगे, आप बोलोगे मेडिकल सर्विसेज के लिए तो वो मेडिकल वीजा देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई फॉरेनर इंडिया आता है तो वो उसे रीजन बताना पड़ता है कि आप बिजनेस के लिए आ रहे हो, एज ए स्टूडेंट आ रहे हो, या आप मतलब हेल्थ के लिए आ रहे हो। तो एक इसी जो वीजा के जो रूल्स हैं, तो उसमें पहले चैप्टर 11 था, वो बात करता था उन लोगों को वीजा देने की। ठीक है, जो चैप्टर 11 था, जो हमारी पूरी वीजा मैनुअल है कि वीजा देने का जो प्रोसेस है, उसमें चैप्टर 11 मेडिकल वीजा की बात करता है कि भाई कोई इंडिया में अगर अपना मेडिकल सर्विसेज लेने आना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। अब उसी चैप्टर 11 में एक और चैप्टर ऐड कर दिया, चैप्टर 11A, उसमें आयुष वीजा की बात की गई है। यानी एक तो आप इंडिया में चलो ठीक है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हो, दूसरा क्या आप ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए आ रहे हो या एलोपैथी वाले तरीके के लिए आ रहे हो? तो अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से ट्रीटमेंट के लिए इंडिया में एंटर कर रहे हो तो उसके लिए चैप्टर 11A ऐड करा गया है और उसे कहा गया है आयुष वीजा। ठीक है, अगर आप सिंपल मतलब सर्जरी वगैरह कराना है तो उसके लिए आ रहे हो तो आप मेडिकल वीजा लोगे, लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल मेथड्स लाइक मान लो आप आयुर्वेद से इलाज कराना चाह रहे हो तो उसके लिए आप इंडिया में आ रहे हो, तो अब आपको कौन सा वीजा मिलेगा सर? आयुष वीजा मिलेगा। ठीक है, तो एक नया तरीके का वीजा सरकार ने लॉन्च किया है। तो गवर्नमेंट का पार्ट जो एक मिशन है हील इन इंडिया इनिशिएटिव, उसको आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने इस तरह के स्टेप लिए हैं। और एक जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का हब है, भारत एक ट्रेडिशनल मेडिसिन का भी हब बनना चाहता है दुनिया में। ठीक है, हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक हब बनना है,
एक ऐसा कंट्री जहां पर एलोपैथी के बियॉन्ड जाके ट्रेडिशनल मेथड से ट्रीटमेंट किया जाता हो। तो उसी लिए हमने आयुष मिनिस्ट्री बनाई। आयुष का मतलब क्या होता है? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, नेचुरोपैथी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये सब क्या है? ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। ठीक है। तो पहले भी हमारे पास एक डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता था, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। ठीक है। उसको चेंज कर दिया गया था, अब बाद में उसका नाम कर दिया गया आयुष। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने 2014 में आयुष को एक अलग से मिनिस्ट्री बना दिया गया। ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट आयुष मिनिस्ट्री। ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट आयुष वीजा। आयुष वीजा के रिलेटेड एक वीडियो आज अपलोड भी हुआ है नॉर्थ ईस्ट पीएससी के फेसबुक पेज पे, वो आपको शेयर भी किया गया था, उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा। तो उसमें ये आयुष वीजा से रिलेटेड डिटेल्स ही बोली गई है। ठीक है सर। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट है? क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी सर, कोई डाउट है तो बताइए। तो आज सर यहीं तक रखेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है। लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने कलीग्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। लाइक कर दीजिएगा। फिर इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।